Hello students, welcome back to my channel Chemage by Geet. I am Geet, your chemistry supporter, helping you to master chemistry for different competitive exams like JEE, NEET and board exams. As you all know, boards are approaching. So class 12th chemistry board exam के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे. मेरी कंप्लीट एनालिसिस के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 मार्क क्वेश्चंस. तो जिन लोगों को नहीं पता, लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो विथ 2 मार्क क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 plus ion is 0.01 molar. We have already given the E naught value of Fe2 plus 2Fe, that is minus 0.45 volt at 298 Kelvin. सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बच्चों? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू. ये आप लोगों को पता होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको देख के इक्वेशन लिखूँ तो ये क्या दे रखा है हम लोगों को कि Fe2 प्लस अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ से हमें Fe मिलता है, Fe सॉलिड मिल रहा है. ठीक है. एंड इस इक्वेशन के लिए हमें जो वैल्यू दी गई है ई नॉट की, वो क्या है? माइनस 0.45 वोल्ट. तो बस हमें इस इक्वेशन में इस चीज़ का यूज़ करना है. अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है वो कितना है? एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2. ठीक है. हमें पूछा क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल. हमें ई सेल निकालना है. सो लेट्स फाइंड आउट. So E cell is equal to E naught cell, which is given minus 0.45 volt minus 0.0591 divide by n, that is 2. यहाँ पे क्या आएगा? log of Q. Q क्या होता है बच्चों? रिएक्शन कोशेंट. आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट. ओके. ये होता क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ये क्या है? प्योर सॉलिड. तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस. बस हमें इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है. ऑलमोस्ट हमने कर भी दी है, बस इसको सॉल्व करना है. Fe2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमें कितना गिवन है? 0.01 मोलर. बस यहाँ पे पुट करेंगे. सो माइनस 0.45 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 log ऑफ 1 बाई 0.01. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्या होगा? ये log ऑफ 100. log आपको सॉल्व करना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता रही हूँ. log 100 को हम लोग 10 to the power 2 लिख सकते हैं. ठीक है. और log को सॉल्व करते हैं तो उसमें पावर आगे आ जाती है, दैट इज़ 2 log 10. और log 10 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है बच्चों 1. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 1, दैट इज़ 2 इंटू 1, 2 हो गई ये वैल्यू. ठीक है. जब मैं यहाँ पे लेट्स चेंज द कलर, तो मैं यहाँ पे वैल्यू 2 कर लेती हूँ तो क्या होगा? चलो ग्रीन कलर से लिख रहे हैं. यहाँ पे मैं वैल्यू 2 करती हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास बचेगा फाइनली 0.45 वोल्ट माइनस 0.0591. अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको ऑलमोस्ट वैल्यू मिल जाएगी 0.5091. ठीक है. सो दैट विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. डिफाइन फ्यूल सेल एंड गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल. देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा फ्यूल सेल के बारे में जानकारी लेनी होगी. सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल सेल? देखो, इसको समझते हैं. सो फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल एक टाइप का सेल होता है जिसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डेफिनेटली आपको नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फ्यूल्स का. फ्यूल्स किस टाइप के फ्यूल्स होंगे? फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO एक्सेट्रा. ठीक है. आपको जस्ट सिंपल सी बात है, नाम में समझ में आ रहा है कि फ्यूल सेल. सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल होता है जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किस टाइप की एनर्जी? सेल से हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
सो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कहाँ से बनाते हैं? अगर हम इसको केमिकल एनर्जी से लेके आते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं। यहाँ पे हम फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, तो हम इस एनर्जी को कहाँ से ला रहे हैं? फ्यूल्स से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कंबशन ऑफ फ्यूल्स करते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल्स, the energy produced by combustion of fuels and then directly converted into electrical energy is called fuel cell. Okay, clear है? नेक्स्ट देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है ऑर्डिनरी सेल के अगेंस्ट में। सो इसका जो एडवांटेज है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग नोट कर लेंगे बोर्ड के लिए। जैसे कि इसका वेरी फर्स्ट पॉइंट तो आता है कि ये जो हमारा सेल है, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या होता है बच्चों? एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब है कि जो एनवायरमेंट को किसी भी तरीके से हार्मफुल, एनवायरमेंट के लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट बताती हूँ तो इसका जो मेजर बाय प्रोडक्ट होता है, मेजर बाय प्रोडक्ट, अगर बाय प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके का हो जो हजार्डस होगा तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इसका जो मेजर बाय प्रोडक्ट है वो होता है वाटर, और वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो वो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। दैट्स वाई इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। अगर मैं इसके सेकेंड पॉइंट की बात करती हूँ, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इट इज़ हाईली एफिशिएंट। इट इज़ हाईली एफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नॉन रिचार्जेबल। इनको हमें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चार्ज नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है, तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूअसली, ओके। तो वैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए, आप कोई भी 2 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On diluting two electrolytes A and B, the molar conductance of A increases 25 times. 25 times increase हुई है conductance, and while that of B increases by 1.5. यहाँ पे बहुत कम increase है as compared to the previous one. So which of the two electrolyte is strong? Justify your answer graphically. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करना होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, दैट इज़ डाइल्यूशन। तो जब भी हम लोग किसी सिचुएशन में किसी सॉल्यूशन को लेके आते हैं और उसमें डाइल्यूशन कर देते हैं, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन। जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है? उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होने लगती है, एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करने लगती है। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, दोनों ही केसेस में होता क्या है, जो मोलर कंडक्टेंस है, अभी आप कह सकते हो मोलर कंडक्टिविटी है, वो करती है इंक्रीज। क्लियर है इतनी बात? मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी बच्चों? इंक्रीज। बट नाउ वी हैव 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एक तरफ है हमारे पास स्ट्रॉन्ग और एक तरफ है वीक। ये आप लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स पढ़ा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें आप, अगर इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को बोला आप कर सकते हैं। ग्राफिकली हम लोग यहाँ पे करते हैं √C वर्सेस मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ बनाते हैं। इन द केस ऑफ वीक, जो कंडक्टेंस में इंक्रीज आता है वो बहुत ही स्टीप होता है, इस तरीके से ग्राफ हमारा आता है। वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो ग्राफ है उसमें लीनियर इंक्रीज आता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप दोनों को मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो इंक्रीज है, आपसे पूछा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें इंक्रीज कम हुआ होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम of 0.05 mole per liter and Newton solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate the conductivity. हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। चलो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा
एक टर्म होता है दैट इज़ जी स्टार, जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है? तो जी स्टार इज कैलकुलेटेड बाय एल बाई ए, दिस फॉर्मूला। ओके, जी स्टार को हम एल बाई ए से निकालते हैं। सो क्या हमारे पास लेंथ गिवन है? बताइए, लेंथ गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 50 सेंटीमीटर। चलिए हम जी स्टार कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर। क्या हमें एरिया गिवन है? नो नो नो, क्वेश्चन में एरिया तो गिवन ही नहीं है। कोई बात नहीं, वी हैव डायामीटर। देखो, जब भी हम लोग किसी कंडक्टिविटी सेल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर कॉलम होता है। ये जो कॉलम इन्होंने बोला है दैट इज सर्कुलर कॉलम। लिखा हो नहीं लिखा हो, आपको सर्कुलर कॉलम ही कंसिडर करना है। ठीक है, सो सर्कुलर कॉलम के लिए आप क्या निकाल सकते हो? एरिया, एंड एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। क्या आपके पास आर है? ठीक है, डायमीटर है, कोई बात नहीं मैम, रेडियस भी निकल जाएगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस? 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, पाई इंटू आर, आर दैट इज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस जी स्टार को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी अराउंड 200 बाई पाई, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 63.6 पर सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं, हमसे पूछा गया था कंडक्टिविटी। तो एक इक्वेशन याद रख लो आप लोग। क्या इक्वेशन है? कप्पा इज इक्वल टू जी दैट इज कंडक्टेंस इंटू जी स्टार दैट इज सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्मूला को काफ़ी अदर फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस एक को याद रख लेंगे बस। ठीक है, तो देखते हैं, हमसे कंडक्टिविटी पूछी है यानी कप्पा पूछा है हम लोगों से। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जी तो नहीं है अपने पास। जी क्या होता है? कंडक्टेंस, एंड एज वी ऑल नो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो मैं इस जी की जगह पे 1/r प्लेस कर सकती हूँ एंड साथ में लगा दूंगी जी स्टार। तो दिस इज़ द फॉर्मूला जहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जी स्टार का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 63.6। रेजिस्टेंस आपको दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको जो वैल्यू है वो मिलेगी 0.01147 पर ओम पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये था आपका न्यूमेरिकल जिसमें आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरकरी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। देखो बेटा, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ा था वहाँ पे हमने काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़े थे, जिसमें एक था मरकरी सेल। मरकरी सेल कहाँ यूज़ होता है आपको पता है? रिस्ट वॉच में। रिस्ट वॉच, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। रिस्ट वॉच, ठीक है, छोटू सा सेल देखा एक इस टाइप का, बिल्कुल इतना सा, दिस इज मरकरी सेल। अब ये कह रहा है कि इट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो इसका जो वोल्टेज आता है, पोटेंशियल आता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो इसका लॉजिक, 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा लिख के नहीं आना आपको। ठीक है, तो इसमें आपको क्या सिंपल सी बात बतानी है, कांस्टेंट पोटेंशियल तभी आ सकता है जब कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं हो रहा। कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा होगा तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं इस सेल के अंदर, जो रिएक्शन वर्क कर रही है, उस रिएक्टेंट में जो उनका फेज है वो सॉलिड एंड लिक्विड रहा होगा। प्योर सॉलिड एंड लिक्विड अगर हम ले लेते हैं तो यू नो दैट कि उनकी कंसंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आयंस होते तो उसकी कंसंट्रेशन डेफिनेटली चेंज होती और यहाँ पे पोटेंशियल भी चेंज होता। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि आयंस नहीं होंगे यहाँ पे, जो रिएक्टेंट है वो किस फेज में प्रेजेंट होंगे? सॉलिड एंड लिक्विड ओनली। ओके, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, टू द पॉइंट आपको आंसर करके आना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डीसी दैट इज डायरेक्ट करंट इज नॉट यूज्ड। क्यों भाई, डायरेक्ट करंट का यूज़ कर क्यों नहीं सकते हम लोग? देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जब हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं
टू द पॉइंट ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता देती हूँ। जब हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से होता है इलेक्ट्रोड्स का पोलराइजेशन। क्या हो जाता है? पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और अगर इलेक्ट्रोड्स में पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? चार्जेस डेवलप हो जाना। जब इलेक्ट्रोड्स में चार्जेस डेवलप हो जाएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या हो जाएगा उसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया तो फिर उससे क्या होगा? कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। और कंसंट्रेशन चेंज आ गया। आप कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, कंसंट्रेशन में चेंज आ गया, तो आपकी जो मेजरमेंट्स होंगी, जो आप कैलकुलेशंस निकाल रहे होगे, वो मेजरमेंट्स क्या हो जाएंगी? इनएक्यूरेट। क्या हो जाएंगी बच्चों? इनएक्यूरेट। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते हैं। तो फिर डायरेक्ट करंट का यूज़ नहीं करते तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का। क्या इसको हम बोलते हैं? एसी बोल देते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जाम्पल। ओके, चलो एक एग्जाम्पल के बारे में और बता देती हूँ। फ्यूल सेल हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? हम लोग कंबशन ऑफ फ्यूल्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर लेते हैं फ्यूल्स के कंबशन से प्रोड्यूस हुई एनर्जी को। ठीक है मैम, एग्जाम्पल और बता दो। सो एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो अपने सिलेबस में एक ही फ्यूल सेल का एग्जाम्पल है। कौन सा है वो? H2O2 फ्यूल सेल। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। What advantages do the fuel cells have over primary and secondary batteries? बेटा देखो, ये पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताए थे। क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे? आप फटाफट से बताइए। हाईली एफिशिएंट, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 70% से लेके 75% तक होती है। और क्या पॉइंट था? इन्वायरमेंट फ्रेंडली और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और क्या था? और बताइए। दीज आर नॉन रिचार्जेबल सेल्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। ओके, सो इसी तरीके के कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।